तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से शिवा क्लासेस पे। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका लेक्चर फर्स्ट के हम लोग कर चुके हैं और लेक्चर 2 में हम लोग खत्म करेंगे। यानी इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, यानी काफ़ी अच्छे से हम लोग सीख जाएंगे इसको कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, इसमें क्या क्या आता है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या क्या है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किए थे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं कहती है। और जब कोई एक पदार्थ या किसी अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके एक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, पदार्थों को उत्पन्न करता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तक हम लोग बात किए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं के दो प्रकार होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जो दोनों ओर की यानी अभिकारक और प्रतिफल, इस दोनों के बारे में बात किए थे। तो मुझे आप लोगों से एक जवाब चाहिए कि अभिकारक किसे कहते हैं। कमेंट में बता दीजिएगा कि अभिकारक और प्रतिफल ये दोनों किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने बात किए थे रासायनिक समीकरण में। रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई, अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण वैसी रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रियाएं को जब संकेतों या सूत्रों के माध्यम से बता देते हैं, सूत्रों के माध्यम से निरूपित कर देते हैं, उसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जैसे H2 + Cl2 बनके फॉर्म बनके होता है HCl, जिसको बैलेंस करना चाहते हैं तो 2HCl हो जाता है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण। अब मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन बताया था, उसका आंसर भी बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, किसी को याद है तो कमेंट में लिख दें। चलिए कोई नहीं, बता देते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि उसके द्रव्यमान संरक्षण नियम का जो पालन करना होता है। ठीक है, अब द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना होता है, उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से, संक्षेप मतलब अभी संक्षेप में बता दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक समीकरण को यानी एक रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, जो हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, फिर भी प्रैक्टिस के लिए मतलब याद रह जाए, इसके लिए हम लोग आज करते हैं। फिर से सिर्फ एक का करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे है Al + H2SO4 बनके फॉर्म होके बनता है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस में H2। ठीक है, ये दोनों बनता है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए, पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि पहले जो एलिमेंट इसमें रहते हैं, पहले जो एलिमेंट उसमें हिस्सा लिए रहते हैं, जो पदार्थ उसमें हिस्सा लिए रहते हैं, उसको हम लोग को पहले सूचना बना के मतलब सूची जैसे तैयार कर लेना है। तो इसमें Al + H2SO4 रिएक्शन होने के बाद बनता है बाय प्रोडक्ट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस में H2। तो इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं तो उसको हम लोग पहले नोट करते हैं। तो पहला आता है Al, ठीक, उसके बाद H यानी हाइड्रोजन, फिर उसके बाद सल्फेट SO4। ठीक है, ये सब आता है। अब दाईं ओर को क्या कहते हैं और बाईं ओर को क्या कहते हैं? तो दाईं ओर जो रहता है उसे तीर के जो दाईं ओर रहता है उसे प्रतिफल कहते हैं यानी प्रोडक्ट कहते हैं, और जो बाईं ओर रहता है तीर के बाईं ओर जो रहता है उसे अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो देखिए, बाईं ओर एल्युमिनियम कितने हैं? बाईं ओर एल्युमिनियम कितने हैं? तो बाईं ओर एल्युमिनियम 1 है। ठीक है, तो 1 लिख देंगे बाईं ओर। फिर दाईं ओर एल्युमिनियम कितने हैं?
तो 2 है 2। अब हाइड्रोजन बाईं ओर कितने हैं 2, फिर दाईं ओर कितने हाइड्रोजन 2। ठीक, अब बचा सल्फेट यानी SO4। तो SO4 कितने हैं, एक ही है। ठीक है, SO4 एक ही है। दाईं ओर कितने हैं, तो 3 है। SO4 दाईं ओर 3 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने एक मापदंड रखा था कि वो जो जिस तत्व के पास सबसे ज्यादा कोएफिशिएंट रहेगा यानी गुणक रहेगा, उसको हम लोग सबसे पहले हल करना चाहेंगे, यानी सबसे पहले उसका डील करेंगे। तो पहले यहाँ पे 3 है, यानी सबसे ज्यादा सल्फेट के पास है। तो 3 अगर इधर है तो इधर भी अगर 3 से गुना कर दें सल्फेट को, तो क्या इधर हो जाएगा, तो 3 इस तरफ कर दिए, यानी 3 H2SO4 3 H2SO4। तो यहाँ पे सल्फेट तो 3 बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 3H2, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया 6। ठीक है, लेकिन दाईं ओर तो हमारा 2 ही है। अब दाईं ओर बराबर करने के लिए क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो पहले दाईं ओर कितना है, दाईं ओर हम लोगों का है दाईं ओर हम लोगों का 6 हो गया, बाईं ओर हम लोगों का 6 हो गया। अब दाईं ओर 2 ही है, तो क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। ठीक है, इधर 6 हो गया यानी 3H2, यहाँ पे हाइड्रोजन बराबर। अब एल्युमिनियम बाईं ओर एक ही है और दाईं ओर एल्युमिनियम 2 है, तो यानी बराबर करने के लिए दोनों तरफ 2 होना चाहिए। अब दोनों तरफ एक तो नहीं कर सकते, ठीक है, 2 से भाग भी दे सकते हैं, लेकिन कोई ये बेतुका हो जाएगा। ठीक है, तो हमको 2 बराबर करना है दोनों साइड। तो एक को 2 से गुना कर देंगे यानी 2Al हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ये हो गया बराबर। अब जांचना है कि कैसे बराबर हो गया। ठीक है, तो देखिए जांचिए कि एल्युमिनियम 2Al है, यानी 2Al प्लस 3H2SO4 बन के फॉर्म होके बनता है, यानी रिएक्शन होने के बाद Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस में 3H2। तो अब जांचते हैं कि एल्युमिनियम या ये समीकरण सही में संतुलित है या नहीं। तो एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर देखते हैं एल्युमिनियम कितना है, Al2 यानी 2 है। ठीक है, चलो एल्युमिनियम बराबर। अब हाइड्रोजन 3H2SO4 है, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूनी 6। अब इधर दाईं ओर 3H2 है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूनी 6, यानी यहां भी हाइड्रोजन दोनों तरफ 6 यानी दोनों तरफ बराबर। अब सल्फेट की बारी, तो सल्फेट में 3H2SO4 है, बाईं ओर 3H2SO4 है, तो सल्फेट कितना हो जाएगा 3, बाईं ओर है सल्फेट 3। ठीक है, अब इधर देखिए Al2SO4 यानी दाईं ओर Al2SO4 का होल थ्राइस, तो SO4 कितना है सिर्फ 3 है, तो दोनों तरफ 3 यानी दोनों तरफ हमारा समीकरण बराबर है। यानी दोनों तरफ जब सारा तत्व बराबर है तो ये रासायनिक समीकरण भी संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, पहले संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं था, लेकिन हम लोगों ने संतुलित कर दिए हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग का मेन लेक्चर यानी उस पहले वाले लेक्चर से अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। अब रासायनिक समीकरण से प्राप्त जो सूचनाएं हो रही है वो यानी जो हम लोगों ने समीकरण संतुलित किए थे वो उससे हम लोगों को क्या फायदा हो रहा है, क्या सूचनाएं मिल रही है, इससे क्या पता चलता है। ठीक है, तो यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत सूत्र की जानकारी देती है। ठीक है, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेतों या सूत्रों की जानकारी देती है, तभी तो पता चलता है कि ये किस एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है। जैसे H2 प्लस Cl2 ये रिएक्शन होने के बाद बनता है HCl। ठीक है, तो
H मतलब हाइड्रोजन, यानी इससे पता चलता है कि अभिकारक और प्रतिफल के संकेतों और सूत्रों की जानकारी देता है कि हाइड्रोजन मतलब H, क्लोरीन मतलब Cl और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये पता चला। अब यह अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थों का निर्माण होता है, इससे यह भी पता चलता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन से अभिक्रियाएं यानी और कौन कौन से पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहे हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिश्रित किए तो फिर बन गया हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे ये पता चला कि किस किस चीजों को हम लोगों ने मिलाया और कौन सा पदार्थ हम लोग को मिला, इससे ये पता चला। चलिए अब आगे, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देती है कि ये जो अभिक्रियाएं होती है उसमें अभिकारक और प्रतिफल ये दोनों की अपेक्षिक संख्याओं को बताता है कि कितने अपेक्षिक संख्याएं हैं। ठीक है, अब आगे, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देती है, यानी अभिकारकों के भी और प्रतिफलों को भी। ठीक है, दोनों की अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देती है। ठीक है, अब आगे, यह अभिक्रियाएं अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपातों की जानकारी देती है कि अभिकारक में कितने मोल हैं और प्रतिफलों में कितने मोलों की अनुपात दी गई है, कितने मौजूद हैं। ठीक है, इससे ये पता चलता है। अब यह अभिक्रिया अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है कि कितने द्रव्यमान मौजूद है। ठीक है, अभिकारक और प्रतिफल दोनों का। अब यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है कि इस दोनों में जो भी गैसियस फॉर्म में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन निकला तो कितना निकला, अपेक्षिक द्रव्यमान की जानकारी देता है। ठीक, चलिए अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में N2 + 3H2 बन के फॉर्म होता है NH3, यानी N2 मतलब यानी N मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को दोनों जब मिलाते हैं तो क्या बनता है हम लोग का NH3, यानी N और H को मिलाएंगे तो बन के फॉर्म हो बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NH3 यानी अमोनिया, NH3 का अमोनिया। तो हम लोगों ने बताया ना कि इस अभिक्रिया से जो सूचनाएं मिलती है वो क्या मिलती है कि हमको ये पता चलता है कि कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं, कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन से पदार्थ हमको मिल रहे हैं, रिएक्शन होने के बाद हमको प्राप्त हो रहे हैं, ये इससे पता चलता है। ठीक, उसके बाद कितने परमाणु अभिकारकों में है और कितने प्रतिफलों में है, इसका अनुपात का पता चलता है। तो इसमें 2 परमाणु 6 परमाणु हैं हाइड्रोजन में और अमोनिया में 2। ठीक है, 2 अणु हैं। ठीक, अब इसमें मोलों के अनुपातों की जानकारी मिलती है। तो नाइट्रोजन में 1 मोल, हाइड्रोजन में 3 मोल और अमोनिया में 2 मोल। ठीक, 3 मोल 2 मोल। ठीक, उसके बाद हमको ये पता चलता है कि कितना द्रव्यमान है। तो नाइट्रोजन का होता है 14, द्रव्यमान होता है 14। तो N2 है यानी 14 × 2 यानी 28 यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन। इसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन के 6 ग्राम को मिलाएंगे तो अमोनिया जो मिलेगा वो होगा 34 ग्राम का। इससे ये पता चलता है। ठीक है, डीपली से हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन फॉर नॉलेज, बेसिक नॉलेज के लिए हम लोग को ये जानकारी अभी होनी आवश्यक है, जरूरी है। ठीक, तो हाइड्रोजन का 1 होता है द्रव्यमान, तो यहाँ पे 6 परमाणु है तो 6 × 1 यानी 6 × 1 तो 6 ग्राम, यानी हाइड्रोजन 6 ग्राम हो गए। अब अमोनिया 2NH3, इसको भी संतुलित किया गया है। ठीक, एक बात और कि एग्जाम में अगर आप लोग बिना असंतुलित किए, मतलब संतुलित किए बिना अगर आप लोग लिख देते हो तो वो भी एग्जामिनर गलत कर सकता है और गलती होती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा किसी भी जैसे डिफिनेशन देके, परिभाषा देके एग्जाम्पल लिखते हो तो वो
तो इससे देखते हैं कि क्या क्या लाभ होती है। ठीक, तो देखिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। यानी इससे रासायनिक अभिक्रियाएं कितने बड़े होते हैं कि हाइड्रोजन को जब क्लोरीन में मिश्रित किया गया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ। ठीक है, ये इतना बड़ा, और ये भी नहीं कि उसमें कंडीशन भी लगा दिया था कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को गर्म करने पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हुआ। तो इस इतनी बड़ी लाइनें से छुटकारा पाने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग किया गया कि सीधा बोल दो कि H2 + Cl2 बाय प्रोडक्ट बनता है HCl। ठीक, यही आसान होता है कि इससे समय की बचत भी होती है और लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, अब इतनी चीजें लिखने के लिए सिर्फ लिख देते H2 + Cl2 बन के फॉर्म होता है 2HCl, ये हो जाता है। कितनी आसान, और समझाने के लिए भी बहुत कम शब्द की जरूरत पड़ती और लिखने के लिए भी बहुत कम, और समय की भी बचत होती। ठीक है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यकता अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। यानी रासायनिक समीकरण से हम लोग को ये पता चलता है कि प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण में आवश्यक जो होता है अभिकारक, उसका ठीक पता कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों के उपयोग होते हैं, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। नहीं होती है। ठीक है, यानी एक एग्जांपल से समझिए आप लोग कि देखिए जब आप किसी विदेश जाओगे या किसी विदेश मत जाइए, आप इंडिया के बाहर ही चले जाइए, यानी इंडिया के बाहर नहीं, अपने स्टेट के बाहर जाइए, तो वहाँ पे अपने अपने स्टेट के अपने अपने लैंग्वेज होते हैं। अगर आप वहाँ जाके कुछ भी समझाइएगा, किसी से ज़रूरत है पानी का भी, तो पानी का भी अलग अलग मतलब होता है। पानी का तो चलिए कोई नहीं, कुछ बुक ही चाहिए, यानी कुछ सब्जी चाहिए। ठीक है, अब सब्जी का नाम अलग अलग रहता है दूसरे जगह, तो एक इंग्लिश नाम ही बस ऐसा रहता है जो कॉमन रहता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हर जगह एक ही रहता है। अगर आप अपनी अपनी मातृभाषा में बात करते हो तो किसी को कोई समझ नहीं आता है। ठीक, वैसे ही हर एक को इंग्लिश जानना जरूरी रहता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी लागू होता है कि अगर आप लोग कुछ बोलते हो किसी को भी, तो वो उसको समझ में नहीं आता, और कुछ भी देने में यानी जो हमको आवश्यक होता है वो हमको प्रदान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये होता है। तो ऐसा ही होता है कि इन लोगों के साथ, यानी इसमें साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि संपूर्ण विश्व में जो एक ही संकेत रहता है। अगर हम लोग जानते कि हाइड्रोजन से, हाँ वो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हर एक को हाइड्रोजन जानना चाहिए। हर एक हाइड्रोजन जानता है कि H मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ अपना लोग हाइड्रोजन हीलियम को भी H से सूचित करेंगे तो ऐसा नहीं ना होगा। हीलियम का अलग है, H ही है, हाइड्रोजन का H है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों को भी सहूलियत होती है कि कौन सा तत्व किस जगह शामिल हो रहा है। इसके लिए उन लोगों ने रासायनिक समीकरण बना दिया है। ठीक है, रासायनिक समीकरण में भी बनाने का प्रचलन कर दिया, लेकिन तत्वों को पहचानने के लिए उसका संकेत दे दिया। ठीक है, यानी हाइड्रोजन मतलब H, लिथियम मतलब Li। ठीक है, यही होता है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों के उपयोग होते हैं, जिससे अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण का जो जानकारी प्राप्त करना होता है वो काफी आसानी से हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी अब कैसे बना सकते हैं। वो तो है, उपयोगी है, लेकिन और अधिक उपयोग कैसे। तो देखिए और अधिक उपयोग कैसे, तो अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देकर। अब देखिए भौतिक अवस्था मतलब यानी फिजिकल स्टेट कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों चीज तो आपको भूलना ही नहीं है।
जिंदगी भर की भौतिक स्थिति यानी फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देता है कि कौन से तत्व सॉलिड है और कौन से तत्व एक्वस फॉर्म में है, कौन से गैसियस फॉर्म में है और कौन से, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इससे ये पता चलता है। अब ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी, इससे ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी ये क्या होता है? तो ऊष्माक्षेपी यानी जिससे हम लोग को ऊष्माक्षेपी यानी वर्ड से भी पता चलता है कि ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा बाहर निकलता है, और ऊष्माशोषी यानी शोषण करता है यानी ऊष्मा ग्रहण करता है। ठीक है, तो इससे यह भी पता चलता है कि कौन से रिएक्शन में ऊष्मा की जरूरत हो रही है और कौन से रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है। ठीक है, इसी को ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी कहते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है और किसमें ऊष्मा की जरूरत हो रही है, ऊष्मा के द्वारा ही यह अभिक्रिया संभव हो पा रहा है। ठीक है, अब गैसों के उत्सर्जन की जानकारी, यानी अब किस अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन हो रहा है। गैस का उत्सर्जन मतलब एक्सक्रेशन ऑफ गैसेज, यानी गैस किस में निकल रही है, किस अभिक्रिया में गैस निकल रही है। ठीक, जैसे जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को आप जब आप गर्म करते हो तो CaO प्लस में CO2 ये निकलता है, तो CO2 यानी गैसियस फॉर्म में उड़ गया तो CO2। ठीक है, तो यहाँ पे गैस का उत्सर्जन हुआ। ठीक है, अब देखिए चौथा है कि अपक्षेप यानी प्रेसिपिटेट। ठीक है, अपक्षेप बनने की जानकारी। अब अपक्षेप मतलब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो उसमें एक कुछ पदार्थ नीचे सॉलिड की ओर जमा हो जाती है। जैसे टेस्ट ट्यूब में अगर किसी केमिकल को मिलाते हो तो नीचे में एक अपक्षेप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। ठीक है, जैसे AgNO3 प्लस में HCl, AgNO3 और यानी सिल्वर नाइट्रेट और HCl को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो उसमें सिल्वर क्लोराइड अपक्षेप का निर्माण करता है, सिल्वर क्लोराइड अपक्षेप का निर्माण करता है। ठीक है, और यानी AgCl और हाइड्रोजन नाइट्रेट यानी HNO3 ये और बनता है, यानी AgCl प्लस में AgCl जो यहाँ पे बन के फॉर्म होता है वो प्रिसिपिटेट बनता है, यानी अपक्षेप का निर्माण करता है। तो ये सॉलिड के रूप में जमा हो जाता है टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अब यहाँ पांचवा की अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी, यानी अब अभिक्रिया की क्या क्या शर्तें हैं उसकी जानकारी देता है। यानी शर्तें मतलब उत्प्रेरक। ठीक है, यानी उसमें क्या क्या जरूरत हो रही है, जैसे सनलाइट की जरूरत हो रही है, जो बाह्य जो पदार्थों की जरूरत होती है उसी को हम लोग यहाँ पे अभिक्रिया की शर्तें कह रहे हैं कि कितना तापमान पे हीट किया जाए। ठीक है, ये सब फिक्स होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि अभिक्रियाओं की शर्तों की जानकारी देता है। ठीक, अब अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी की जानकारी। अब रिवर्सिबिलिटी मतलब ऐसा रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों तरफ से हो, यानी कोई समीकरण कोई भी तत्व को जोड़ के फिर जो बन के फॉर्म होता है फिर उसको भी तोड़ के ये दोनों प्रोडक्ट निर्माण किया जा सकता है। यानी दोनों तरफ का तीर का चिन्ह दोनों तरफ लगता है, यानी दोनों तरफ से अभिक्रिया करने पे वो ऐसा ही फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल दिया था कि N2 प्लस H2 बन के बाय प्रोडक्ट निकलता है NH3 संतुलित करने के लिए 2। ठीक है, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, ये
बिल्कुल इसी का उदाहरण है। ठीक है, दोनों तरफ का तीर का निशान इसमें लग जाएगा। तो N2 प्लस H2 यानी NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब मिलाते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है, जो रिवर्सिबिलिटी का सबसे उत्तम उदाहरण है। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। ये तो बस ऐसे ही नॉर्मल था, अब क्या लिखा गया उसको हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उसके संकेतों और सूत्रों के ठीक और कोष्टक में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G लिखकर किया जाता है, और पदार्थ के लिए जलीय विलयन AQ लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है CaCO3 जो सॉलिड रहता है, और CaO सॉलिड है, और CO2 जो गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा उदाहरण है जिंक जो सॉलिड रहता है, और H2SO4 जो एक्वस में रहता है, और ZnSO4 वो भी एक्वस है, और H2 यानी गैस रहता है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्माशोषी वाला। ठीक है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी। तो क्या दिया गया है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस उष्मा दे दिया जाता है, और तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर प्लस उष्मा लिख दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए समझने के लिए बस जिसमें उष्मा की जरूरत होती है, जिसमें यानी उष्मा के बगैर रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं हो पाती, तो वो बाईं ओर लिखा जाता है प्लस उष्मा के साथ, और जिसमें उष्मा निकलती है तो वो प्रोडक्ट के साइड यानी दाईं ओर यानी प्रतिफल के साथ लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए ऊष्माक्षेपी का C+O2 बाय प्रोडक्ट निकलता है CO2, और प्लस में उष्मा भी निकलता है, तो प्लस में उष्मा दाईं ओर, ये ऊष्माक्षेपी का हो गया क्योंकि उष्मा निकलता है ऊष्माक्षेपी में। ठीक है, अब ऊष्माशोषी में उष्मा गरण होती है, तो इसमें बाईं ओर लगेगा उष्मा, तो N2+O2 प्लस में उष्मा यानी उष्मा की जरूरत है, और बनता है हम लोग को NO। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, अब आगे गैस के उत्सर्जन की जानकारी, यानी यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई अगर गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद ऊपर में एरो का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, ऊपर की तरफ एरो का चिन्ह लग जाएगा। इसका एग्जाम्पल Zn+H2SO4 बाय प्रोडक्ट ZnSO4 प्लस में H2, और बगल में ये तीर का निशान। ठीक, बगल में ये तीर का निशान, इससे हम लोग को पता चलता है कि गैस का उत्सर्जन हो रहा है। और अपक्षेप में इसका ठीक उल्टा, तीर नीचे की ओर चले जाता है, जिससे अपक्षेप जमा हो रहा है, तो इससे हम लोग अपक्षेप का पता चलता है। ठीक, अब अपक्षेप बनने की जानकारी ये देखिए कि यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अपक्षेप के रूप में पृथक होता है, तो उस प्रतिफल के संकेत या सूत्र के बाद नीचे की ओर जो तीर ये लग जाता है। इसका एग्जाम्पल AgNO3 ये हम लोग ले चुके हैं, प्लस HCl बाय प्रोडक्ट AgCl प्लस में HNO3, इसमें ये प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक, यहां तक क्लियर। अब आगे लास्ट है कि अब लास्ट नहीं सेकंड लास्ट अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी, यानी इसकी जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दाब या ताप या सांद्रण या उत्प्रेरक आदि शर्तों का निर्देशन किया जाता है। यानी ये ऐसा रहता है कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच अगर सनलाइट की जरूरत होती है तो सनलाइट या कितना भी केल्विन हो 723 केल्विन या कुछ भी टेम्परेचर या कुछ भी अगर जरूरत होती है तो वो दर्शाया जाता है। इसे गैसों अभिक्रियाओं की शर्तों की जानकारी कहते हैं। ठीक, अब अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी यानी रिवर्सिबिलिटी, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं की उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी दर्शाने के लिए अभिकारक और प्रतिफलों के बीच विपरीत दिशा में निर्देशित दो तीर चिन्ह दे दिए जाते हैं। अब दो तीर चिन्ह कैसे, जैसे एग्जाम्पल है N2+H2 बन के फॉर्म होता है अमोनिया यानी NH3। इसमें तीर का जो चिन्ह होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा।
दोनों तरफ तीर का निशान रहता है। इससे पता चलता है कि अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता हो रही है, रिवर्सिबिलिटी, यानी दोनों तरफ से रिवर्स भी और ऐसे भी अभिक्रिया करने पे दोनों बराबर होता है। ठीक, अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या हो, कितने होते हैं। ठीक है, तो पहला है संयोजन एवं संश्लेषण अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। संयोजन वर्ड से ही पता चलता है कि किसी का संयोज हो रहा है। ठीक है, संयोजन अभिक्रियाएं यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक परस्पर संयोग कर नए पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन एवं या संश्लेषण अभिक्रियाएं कहते हैं। कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या अधिक पदार्थ यानी अधिक तत्व या यौगिक परस्पर मिलते हैं, परस्पर मिश्रण करके एक रासायनिक एक अलग तत्व पदार्थ बनाते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं या सिंथेसिस यानी संश्लेषण अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया है, जैसे दो तत्वों के बीच भी हो सकता है, तीन तत्वों के बीच भी हो सकता है। तो अब दो तत्वों के बीच देखते हैं कि कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग। अब जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोग होगा तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में संयोग करके क्या बन जाएगा, सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब दूसरा मैग्नीशियम यानी Mg और O2 यानी ऑक्सीजन, ये बन के क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। ठीक है, इसका फिगर जो ये देखिए कि जब मैग्नीशियम फीता को जब जलाते हैं, इसका भी उदाहरण है। ठीक है, क्रियाकलाप में दे दिया जाता है, तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए सिर्फ पिक्चर दिए हैं कि क्योंकि जब भी खुली वायु में जब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो उससे एक सफ़ेद चूर्ण गिरता है। ठीक है, और इसमें थोड़ी फटफटाहट सी आवाज़ भी आती है। ठीक, इसको आप लोग याद रखोगे। उसके बाद लोहा एवं गंधक के बीच संयोग होता है, तो इसमें क्या होता है कि Fe और गंधक का हम लोग जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, सल्फर। ठीक, यानी Fe प्लस गंधक यानी सल्फर S। ठीक, लोहा यानी Fe और सल्फर यानी S, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है आयरन सल्फाइड यानी FeS, आयरन सल्फाइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया दो तत्वों के बीच अभिक्रियाएं यानी दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रियाएं। अब बात करते हैं एक तत्वों और एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रियाएं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संयोग और दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संयोग, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तो CO प्लस में O। ठीक है, अब इस दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, CO प्लस O2 मिलके क्या बनता है, CO2। ठीक, O2 CO2। ठीक है, ये निर्माण होता है। अब है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में और ऑक्सीजन, यानी सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच अभिक्रियाएं के बीच संयोग, तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्लस में O2, इन दोनों के बीच अभिक्रिया होती है तो SO3 होता है। ठीक, SO3 ये हो गया। तो इसके बीच अब क्या होगा कि अब दो या अधिक इसके यानी एक तत्व था और एक यौगिक था, उसके बीच अभिक्रिया हो रही थी। तो अब बात करते हैं दो और अधिक यानी दो तत्व और अधिक यौगिक यानी दो से अधिक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रियाएं क्या क्या होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग और सल्फर ट्राइऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग। अब ये क्या होता है कि
कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, जिसको हम लोग कली चूना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। CaO प्लस में H2O, ठीक है। अब दूसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता रहना चाहिए कि क्या क्या किस रासायनिक तत्व के किस एलिमेंट के कौन से संकेत होते हैं, ये याद रहना चाहिए। तो Ca यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसका ये भी नामकरण याद रखना चाहिए, जरूरी है। फिर H2O यानी जल H2O। अब इस दोनों के बीच जब क्रियाएं होती है तो CaOH का होल ट्वाइस ये बनता है, ठीक। अब उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड एवं जल, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, पहले SO2, ठीक। सल्फेट का SO4, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 और सल्फेट ट्राइऑक्साइड रह गया तो SO3, ठीक, प्लस जल यानी H2O, ठीक। अब इस दोनों के बीच अब क्रिया होने के बाद क्या बनता है, तो अब क्रिया होने के बाद H2SO4 बनता है, यानी H2SO4 विक एसिड का निर्माण करता है, H2SO4, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा प्रकार यानी वियोजन एवं अपघटन अभिक्रियाएं यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जिस रासायनिक अभिक्रियाएं में किसी यौगिक के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक। यह अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। यौगिक के वियोजन के फलस्वरूप बने गए पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। अब देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के टूटने से दो या अधिक तत्वों का निर्माण होता है तो उसे हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें एक बात लिखा गया है कि यौगिक के वियोजन के फलस्वरूप बने गए पदार्थ वो तत्व और यौगिक भी हो सकते हैं, यानी यौगिक भी हो सकते हैं और तत्व भी हो सकते हैं, ठीक। चलिए इसका उदाहरण लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र अभी लिख दीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन हो रहा है यानी डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी टूट रहा है, वियोजन हो रहा है। कौन हो रहा है वियोजन, तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक। यानी CaCO3 वियोजन होता है अपघटन होके CaO यानी कली चुना कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब देखिए ये तीर ऊपर की ओर लगा हुआ यानी क्या हो रहा है कि गैस का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक। देखिए Ca को कली चुना भी कहा जाता है और जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है, ठीक है। फिगर पे बात करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को एक टेस्ट ट्यूब में रखा गया है और इसे हीट दिया जा रहा है और वो एक कॉर्क के माध्यम से इस टेस्ट ट्यूब को पूरा पैक कर दिया गया। उसमें से एक कॉर्क में से छेद करके एक नली को एक और टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं और इससे बाहर हमको चूने का जल निकलता है, यानी CaO, इसे चूने का जल कहते हैं यानी कली चूना, ठीक है। और CO2 बाहर निकल गया, ठीक है, CO2 का उत्सर्जन हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे दूसरा उदाहरण है कि पोटासियम क्लोरेट का अपघटन।
पोटासियम क्लोरेट KClO3, पोटासियम क्लोरेट। तो इसका भी अपघटन हो रहा है, तो बन रहा है पोटासियम क्लोराइड और प्लस में 3O2। ठीक, अब देखिए इसका फिगर क्या दिया गया है कि एक टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड के माध्यम से खड़ा कर चुके हैं, खड़ा कर दिए हैं और इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसको जब आग के साथ यानी हीट प्रोवाइड हो रहा है और यहाँ पे जब ये माचिस की तीली को जब सामने रखते हैं जला के, तो ऑक्सीजन इसमें और आग उत्पन्न कर रही है, जिससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, यानी ऑक्सीजन अभिक्रिया होने के बाद ऑक्सीजन बन रही है। ठीक, चलिए तीसरा उदाहरण है कि फेरस सल्फेट का अपघटन, यानी फेरस सल्फेट का होता है FeSO4 × 7H2O। इसका एक और नाम होता है जिसे ग्रीन रवा कहते हैं, यानी ग्रीन विट्रॉल कहते हैं, हरा रवा। ठीक, ग्रीन विट्रॉल FeSO4 × 7H2O। ये आपको 10th में नहीं तो 11th में जरूर से जरूर काम देगा। ठीक है, ग्रीन विट्रॉल FeSO4 × 7H2O। ठीक, हरा रवा इसका हिंदी नाम रहता है। तो देखिए FeSO4 × 7H2O अपघटित हुआ है, तो FeSO4 ये हरा कलर का रहता है और प्लस में 7H2O ये निर्माण होता है। अब FeSO4 जो हरा वाला था वो, यानी जो FeSO4 जो हरा रहता है वो फिर से अपघटित हो जाता है, यानी वियोजन हो जाता है। तो Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड जो भूरा कलर के बन जाता है, हल्का भूरा रंग हो जाता है, और साथ में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड इसका निर्माण करता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बनने के कारण क्वथन नली से निकलने वाली गैस में सल्फर के जलने जैसी गंध आती है। ठीक है, गंध उसमें आती रहती है सल्फर के जलने के जैसे। ठीक है, अब इसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्ड से ही पता चलता है कि सिर्फ एक ही, यानी सिंगल, एक ही तत्व या यौगिक डिस्प्लेस होगा, यानी हटेगा, विस्थापित होगा। ठीक है, क्या दिया गया परिभाषा कि वह अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। समझ में आया कि वह अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक और परिभाषा दे सकते हो कि वह अभिक्रियाएं जिसमें शक्तिशाली तत्व, शक्तिशाली यौगिक अपने से कमजोर यौगिक या तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, इसमें या किसी अधिक क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापन एकल विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है, या कह सकते हैं कि किसी अधिक क्रियाशील धातु का उसके लवण से विस्थापन एकल विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक, अब इसमें देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज बीच में क्यों ला दिए, क्योंकि एक उदाहरण दिए थे ना कि एक परिभाषा दिए थे कि वह अभिक्रियाएं जिसमें शक्तिशाली तत्व, यौगिक नहीं तत्व अपने से कमजोर तत्व को विस्थापित कर देता है, तो इससे कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व शक्तिशाली है? आपको ये भी पता नहीं है। ठीक, तो इसी के लिए हम लोग बताने के लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कौन से तत्व सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और कौन से तत्व उससे कमज़ोर हैं, ये दिया गया। तो सबसे
ज़्यादा शक्तिशाली तत्व है पोटासियम। के, जिसका संकेत होता है के, मोस्ट रिएक्टिव यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, और लीस्ट रिएक्टिव यानी सबसे कम शक्तिशाली गोल्ड। अब ज़रा सोचिए कि गोल्ड अगर ऐसे किसी से रिएक्शन कर ले तो गोल्ड क्या यहाँ सोना मतलब गले में या कहीं पे भी रह सकता है? नहीं ना। तो इसलिए यानी गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटासियम, इससे भी ज़्यादा होता है लिथियम। ठीक है, वो आगे की क्लास में रहती है ये सब। हमको बस ये जानना होता है कि पोटासियम अभी तक यानी 10th तक हम लोग को बस ये जानना होता है कि पोटासियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव है और गोल्ड उससे कम, और इसके बीच के तत्व क्या क्या हैं वो भी देखते हैं कि पोटासियम से कम रिएक्टिव सोडियम, सोडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम जिंक, और जिंक से कम आयरन, आयरन से कम लीड, और उससे कम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम कॉपर, कॉपर से कम मरकरी, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। ठीक, ये आप लोग अच्छे से याद कर लोगे। ठीक, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये आप लोगों को बहुत काम में देगा। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं कि जब लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल दिया जाता है तब लोहा कॉपर सल्फेट में से कॉपर तांबा को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो Fe प्लस CuSO4 अभिक्रियाएं करती है तो यहाँ आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि FeCu से यानी कॉपर से लोहा ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ज़्यादा शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली अगर राजा किसी अपने से कमज़ोर वाले राजा पर वार करे, उस वहाँ के शासन पे वार करे, वहाँ के राज्य पे वार करे, तो शक्तिशाली जीतेगा, जायज़ है जितना। ठीक है, तो यही होता है यहाँ कि Fe जो शक्तिशाली है और यहाँ पे Cu सबसे छोटा मतलब कम शक्तिशाली है, तो Fe आक्रमण करके Cu को विस्थापित कर देता है और FeSO4 के साथ आ जाता है। तो ठीक, तो Fe प्लस CuSO4 बनता है FeSO4 और Cu को बाहर फेंक देता है, तो प्लस Cu। ठीक, देखिए इस विस्थापन अभिक्रिया में होने के कारण यह है कि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, फिगर भी दे दिया गया है, समझ सकते हो आप लोग, नहीं तो किताब में दे दिया गया होगा। ठीक, अब देखिए ठीक इसी प्रकार Cu प्लस AgNO3, यहाँ पे Cu ज़्यादा क्रियाशील है सिल्वर के, तो Cu सिल्वर को बाहर कर दिया और खुद NO3 के साथ विराजमान हो गया, तो CuNO3 प्लस Ag यानी विस्थापित कर दिया CuAg को। क्यों किया? क्योंकि Cu शक्तिशाली है Ag से। ठीक, अब Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। अब Zn Cu से ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए Zn Cu को विस्थापित करके बाहर फेंक दिया और SO4 के साथ खुद यानी ZnSO4 बन गया। ठीक, अब देखिए Na प्लस Br प्लस Cl2 यानी क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट बनता है NaCl प्लस Br2 जो भूरा रंग का रहता है, Br2 ब्रोमियम। तो यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ पे NaBr2 प्लस Cl2 और NaCl। अब देखिए यहाँ पे Br जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। किससे शक्तिशाली ज़्यादा है? तो विलयन में जो ब्रोमीन है उसका जो हरा रंग हो जाता है और इससे प्रभावित हो जाता है। तो कम क्रियाशील धातु अपने से अधिक क्रियाशील धातु को भी विस्थापित करता है। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। ठीक है, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया में होता है। अब देखिए वो रिएक्टिविटी सीरीज जानना कितना जरूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा टाइप, उभय विस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग क्या सीखे थे कि एक तत्व अपने से कमजोर तत्वों को विस्थापित कर देता है। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया में। अब उभय विस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि जिस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय यानी एक्सचेंज एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं, हेरा फेरी करते हैं, ठीक, या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, जैसे XY प्लस AB और रिएक्शन होने के बाद एक दूसरे को एक्सचेंज, तो XY था पहले वो XA हो जाएगा, सॉरी XB हो जाएगा, और जो AB था वो A इसके पास चले आया, सॉरी B इसके पास चले आया, तो Y इसके पास आ जाएगा यानी AY। ठीक है, तो इसमें X और A धनायन है इसलिए एक साथ आ गया, और Y और B ऋणायन है इसलिए एक साथ। ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक यौगिक के साथ होती है। नहीं समझे? तो यहां देखिए किसी भी एलिमेंट में जैसे NaCl, किसी भी यौगिक में जैसे NaCl होता है तो N धनायन होता है, यानी Na धनायन है, पॉजिटिव है, ठीक है, और Cl धनायन है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी रहता है कि हर एक यौगिक में रहता है कि XY और AB, जिसमें X पॉजिटिव यानी धनायन और Y ऋणायन माइनस में, और इसी प्रकार AB में भी A धनायन और B ऋणायन। ठीक है, अब ऐसे ही अदला बदली भी करेगा तो जब पॉजिटिव वाला है ही तो वो पॉजिटिव को क्या लेगा, ठीक है, वो निगेटिव को लेगा, तो इसलिए X B के साथ आ जाता एक्सचेंज करता है और Y A के साथ एक्सचेंज करता है, प्लस माइनस। ठीक, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए उदाहरण, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। सिल्वर क्लोराइड सल्फेट अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। जैसे NaCl, इसका उदाहरण ले चुके हम लोग कि NaCl प्लस में AgNO3, AgCl जो अवक्षेप का निर्माण करता है और NaNO3 बनता है। ठीक है, जैसे NaCl का Na धनायन है और Cl ऋणायन है, Ag धनायन है, NO3 ऋणायन है, तो ये दोनों धनायन ऋणायन से करेगा और ऋणायन धनायन से, दोनों एक्सचेंज करेगा तो NaNO3 के साथ मिलेगा, ठीक, और ऋणायन के साथ तो AgCl के साथ। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी है कि जब बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 के विलयन को सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 के विलयन में डाला जाता है, तब बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 का सफेद अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बनाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड विलयन में ही रह जाते हैं, तो BaCl2 प्लस Na2SO4 बनता है। BaSO4 जो अवक्षेप के रूप में बनता है वो सफेद अवक्षेप प्लस में 2NaCl। ठीक, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब देखिए संक्षेप में बात करते हैं यानी ब्रीफली कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हुए। तो पहला संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक यौगिक या अन्य पदार्थों का निर्माण करता है, तो A प्लस B फॉर्म करेगा AB। ठीक, अब दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कोई यौगिक तत्व या किसी अन्य यौगिक में टूट जाता है यानी वियोजन होता है, अपघटन हो जाता है, तो AB बाय प्रोडक्ट बनता है A प्लस B। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, A प्लस में BC बाय प्रोडक्ट AC प्लस में B, यानी अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। ठीक, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन AB प्लस CD और AD प्लस
Cb। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं अपक्षेपण अभिक्रियाएं यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन में पृथक हो जाता है, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें भी अगर सॉलिड के रूप में अगर नीचे जम जाता है, ठीक है, सॉलिड के रूप में, तो वो अभिक्रियाएं अपक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाएगी, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाती है। ठीक, पृथक होने वाला ठोस पदार्थ अपक्षेप कहलाता है। ये तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, यानी अपक्षेपण अभिक्रियाएं हो गई। अब अपक्षेप किसे कहते हैं, तो जो वो सॉलिड बचा हुआ है वो हम लोग का प्रेसिपिटेट कहलाएगा, यानी अपक्षेप कहलाता है। ठीक, अब जैसे देखिए इसका सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली उभय विस्थापन अभिक्रियाएं ही सिल्वर क्लोराइड के अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। कितनी बार हम लोगों ने उदाहरण ले चुके हैं जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, आप एक ही चीज को अच्छे बार बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा। जैसे किसी मूवी को कितने बार देख लेते हो तो सीन याद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ये एग्जाम्पल को आप कभी भूल नहीं सकते, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, NaCl प्लस AgNO3 बाय प्रोडक्ट बनता है AgCl जो अपक्षेप का निर्माण करती है NaNO3 के साथ। ठीक, ये फिगर है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आगे उदासीनीकरण अभिक्रियाएं यानी न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रियाएं। अब ये क्या है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार यानी भस्म या किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। सबको याद होगा कि क्या, कि जब ऐसी अभिक्रियाएं जब किसी अम्ल या क्षार को जब मिश्रण किया जाता है, कि अभिक्रियाएं दोनों के बीच किया जाता है, तो लवण और जल का निर्माण होता है, जिसे ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसे इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रियाएं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भस्म है यानी क्षार है NaOH और बनाता है लवण यानी NaCl साल्ट प्लस में H2O जल। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है H2SO4 जो कि अम्ल है और KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH और बनाता है लवण K2SO4 पोटासियम सल्फेट प्लस में जल यानी H2O। ठीक, इन अभिक्रिया में अम्ल और भस्म एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देता है, तब लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक, अब देखिए ऑक्सीजन और अवकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है कि देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ साथ हो जाता है तो इसी को रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, इसके बारे में जानते हैं। तो ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है, तो C+O2 बनता है CO2 जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है कार्बन के साथ, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब 4HCl प्लस MnO2 बाय प्रोडक्ट बनता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ये उड़ जाता है क्लोरीन गैस। ठीक, तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इससे आप लोग ऐसे याद रखो कि ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे, भूलोगे तो नहीं। ठीक, कि ऑक्सीकरण वो वैसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। अब जैसे ऑक्सीजन का संयोग होगा तो हाइड्रोजन का निष्कासन ही होगा, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, कि हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। जब ऑक्सीजन का संयोग होगा ऑक्सीकरण में तो हाइड्रोजन का निष्कासन जरूर होगा। ठीक, अब अवकरण यानी रिडक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग
या किसी ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे रिडक्शन कहते हैं, अवकरण कहते हैं। अगर ऑक्सीकरण याद होगा कि ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीजन का निष्कासन क्या होगा? अवकरण। ठीक उल्टा, अपोजिट। जैसे संयोजन का वियोजन अपोजिट होता है, ठीक उसी प्रकार इसका कर लो याद कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होगा और जिसमें ऑक्सीजन का संयोग नहीं होगा यानी ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, तो वो हो जाएगा अवकरण, रिडक्शन। ठीक, चलिए अब आते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स रिएक्शंस। इसमें क्या है कि पहले बता चुके हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ हो जाए, ऐसी अभिक्रियाएं को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहेंगे। तो देखिए ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल में देखिए CuO प्लस H2, Cu और H2O। इसमें देखिए ऑक्सीकरण क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन में O का संयोग हो रहा है यानी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसको हम लोग ऑक्सीकरण कह देंगे। अब CuO से Cu में बदल रहा है यानी ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, तो अवकरण यानी रिडक्शन। क्लियर? तो अवकरण हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2S प्लस Cl2 बनता है, बाय प्रोडक्ट निकल के फॉर्म होता है HCl प्लस में HS। देखिए किसमें रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन किसमें होगा? जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा यानी ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, अवकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे अवकरण देख लीजिए, ठीक है, और ऑक्सीकरण देख लीजिए। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, वो हो गया हम लोग का ऑक्सीकरण। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो हमको फोकस देना है सिर्फ हाइड्रोजन पे। ठीक है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन नहीं हो उसमें हम लोग फोकस करेंगे हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का फोकस करेंगे। चलिए अब संक्षारण, ये हम लोग का टॉपिक का सेकंड लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हम लोग के चैप्टर का संक्षारण यानी कोरोजन। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 4-5 क्लास में, और इसमें कुछ दिया नहीं गया, फिर आगे भी पढ़ेंगे 10th क्लास में, इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। तो संक्षारण यानी फिगर से सब समझ गए होंगे कि क्या होता है संक्षारण, समझ गए होंगे क्या होता है कि संक्षारण प्रकृति में होने वाली एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, इसको पॉइंट को आप याद रखोगे कि संक्षारण प्रकृति में होने वाले एक ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, फिगर देख लीजिए, क्या समझ में आ रहा है फिगर से? क्या समझ में आ रहा है फिगर से कि जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। समझे कि जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। अब जंग कैसे लगता है? जंग कैसे लगता है लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जंग लगता है जब किसी लोहे के छड़ को यानी जब लोहे के धातु को यानी किसी भी लोहे के वस्तु को जब हम लोग आर्द्र वायु में छोड़ देते हैं, खुली वायु में छोड़ देते हैं जिसमें नमी हो, उस वायुमंडल में छोड़ देते हैं, तो खुद ब खुद एक ब्राउनिश कलर की, एक देखिए ना ब्राउनिश कलर की, यहाँ भी ब्राउनिश कलर की एक परत जम जाती है, और वो इतना जम जाती है कि धीरे धीरे वो टूटने लगती है, धीरे धीरे वो पदार्थ कमजोर होते जाता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं और इसे जंग लगना ही कहते हैं। यानी संक्षारण का दूसरा रूप जंग लगना। ठीक, संक्षारण अगर कोई बोल दे तो जंग लगना बिल्कुल बोलिए। ठीक है, चलिए अब भोजन की दुर्गंधिता होना यानी रेंसिडिटी ऑफ फूड। देखिए बहुतों बार आपके साथ हुआ होगा
क्या हुआ होगा कि टिफिन बॉक्स में खाना रखे रखे ही कभी खराब हो जाता होगा। जैसे घर में भी अगर किसी भी भोजन को, पका हुआ भोजन को, तले हुए भोजन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो वो खराब हो जाता है, उसमें से गंध आने लगती है, अप्रिय गंध आने लगती है, बहुत ही गंदा सा बदबू आने लगती है। ठीक, तो वही हुआ रेंसिडिटी, यानी खराब होना, भोजन का खराब होना ही रेंसिडिटी। ठीक है, भोजन का दुर्गंधिता ही रेंसिडिटी कहलाता है। जो अब देखिए कि भोजन को जब खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। इसे बासी भोजन यानी स्टेल फूड कहते हैं, जिससे गंध एवं स्वाद अप्रिय हो जाते हैं। क्लियर यहाँ तक कि भोजन का बासी हो जाना ही क्या कहलाता है? रेंसिडिटी। देखिए, भोजन में उपस्थित वसा और तेल काफी समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक, जिससे उसके गंध एवं स्वाद प्रिय हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके भोजन भी अपना गंध छोड़ देता है, अपना खराब गंध उत्पन्न करने लगता है। ठीक, इसी को हम लोग रेंसिडिटी ऑफ फूड कहते हैं। अब देखिए, भोजन को दूषित या अप्रिय होने से कैसे रोका जाए, यानी रोकने का उपाय क्या क्या है? क्या क्या उपाय है कि जिससे भोजन खराब ना हो, भोजन का स्वाद अप्रिय ना हो, ठीक है, उसका गंध दुर्गंध ना हो जाए। ठीक, तो पहला है कि वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार की पदार्थ यानी सिट्रिक अम्ल लेसिथिन, जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, मिला देने से भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है। और रेंसिडिटी का कारण क्या है? कि भोजन का ऑक्सीकरण हो जाना। ये बराबर पूछा जाता है कि बताइए कि भोजन का दूषित होने का मुख्य कारण क्या है? तो भोजन के दूषित होने का मुख्य कारण है कि भोजन का ऑक्सीकरण हो जाना। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाना, ऑक्सीजन का संयोग हो जाना, ठीक है, भोजन के साथ, उसी से भोजन दूषित हो जाता है और भोजन बासी हो जाता है, रेंसिडिटी हो जाता है। तो अब घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख के भी उसके ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। क्लियर यहाँ तक कि घर में जब भोजन बहुत देर तक खुला छूटने वाला है तो उससे पहले ही रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए। ठीक, भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर भी ऑक्सीकरण को कम किया जाता है। भोजन को जब वायुरुद्ध यानी कहीं से हवा ना प्रवेश करे तो उससे भी वैसे बर्तन में रख दिया जाए तो उससे भी ऑक्सीकरण रुक सकती है। अब बोलोगे कि टिफिन भी तो बंदे रहता है, तो उसमें कहीं से ना कहीं से वो वायुरुद्ध बर्तन नहीं हुआ। ठीक है, वो बस बर्तन है, वायुरुद्ध नहीं। ठीक, जिसमें वायु बिल्कुल प्रवेश ना कर सके, ठीक है, उसे वायुरुद्ध बर्तन कहते हैं। ठीक, जैसे चिप्स की पैकेट, ठीक है, वो बिल्कुल पैक रहता है, कहीं से कोई हवा नहीं, तभी तो आप कितने महीनों के बाद भी अगर फाड़ोगे आप तो भोजन जो उसमें रहता है चिप्स, वो कुछ भी कुरकुरे यार, तो उसमें नहीं खराब होता है। उसमें पैकेट में कौन सा गैस रहता है? तो नाइट्रोजन गैस। ये आप लोग ध्यान में रखोगे, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में रहता है कि कुरकुरे के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, या चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा रहता है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग का लेक्चर खत्म होता है। तो इतने समय से हम लोगों ने अपने लेक्चर को ख़त्म किया और आगे के एसिड बेस एंड साल्ट आगे का चैप्टर है, उसमें हम लोग तुरंत इंट कर जाएंगे अगले दिन से ही। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और हमेशा घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए शिवा क्लासेज, और अपने मित्रों के बीच भी बांटते रहिए
और अपना ज्ञान भी किसी दूसरे को देते रहिए, जिससे आपकी ज्ञान की भी वृद्धि हो। तो बस ऐसे ही देखते रहिए शिवा क्लासेज और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर बैठे बैठे पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।